So today we have with us Vikas Kabra, who is co-founder and director of Earth Pragya Ventures Private Limited. विकास का करीब 25 साल से ज्यादा का फाइनेंशियल सेक्टर में एक्सपीरियंस है। तो चलिए जानते हैं इनसे कि ये गोल्ड में हो क्या रहा है। हेलो विकास, वेलकम। हाय मुक्ता, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। तो विकास, ये गोल्ड में क्या चल रहा है? गोल्ड ऑल टाइम हाई हो रखा है, पिछले 2 साल में उसने 35% तक का रिटर्न दे दिया है। और जो हमको पता था या जो हम जानते थे कि गोल्ड और इक्विटी इन्वर्सली कोरिलेटेड होते हैं, लेकिन अभी पिछले कुछ 2-3 साल में दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। यूजुअली क्या होता था, गोल्ड बढ़ता था तो इक्विटी गिरता था, इक्विटी बढ़ता था तो गोल्ड गिरता था। पर अभी दोनों ने अपना ऑल टाइम हाई बना के रखा हुआ है। सो हम आपसे जानना करेक्ट। चाहते हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ये क्या हो रहा है? देखिए मुक्ता मैडम, एक हम ह्यूमंस की एक साइकी की एक प्रॉब्लम है। हम हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन या हर प्रॉब्लम के रीजंस इमीडिएट देखना चाहते हैं। और कई बार कुछ चीजों के, जैसे अगर हम इस राइज और फॉल की बात करते हैं, तो राइज और फॉल, कोई भी प्राइस और राइज और फॉल ऑफ प्राइस का रीजन इमीडिएट नहीं होता। कई बार बहुत लंबा उसे हमें देखना पड़ता है और हमें समझना पड़ता है। मैं हमेशा से एक बात मानता हूँ कि एक इन्वेस्टर के लिए सबसे जरूरी चीज अगर जानने वाली होती है ना, तो वो होती है हिस्ट्री। हिस्ट्री को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो आपको बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स आप पर थ्रो करती है, एंड देन यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। गोल्ड प्राइसेस, आपने जैसे बोला, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। गोल्ड पर मैं बहुत टाइम से बहुत सारी स्टडी करता रहा हूँ। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर बहुत कम टाइम पर बात की जाती है। पर्सनल लेवल पर तो बात की जाती है, लेकिन एज एन इन्वेस्टमेंट इस पे बात की नहीं जाती है। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। देखिए, गोल्ड भी एक कमोडिटी है। पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि गोल्ड भी एक कमोडिटी है, एंड इट इज अ कमोडिटी लाइक एनी अदर थिंग, एनी अदर कमोडिटी। जैसे आप दिन भर में जो भी चीजें यूज करती हैं, तो गोल्ड के प्राइसेस भी उसी तरह से बढ़ते और घटते हैं जैसे बाकी सब चीजों के प्राइसेस बढ़ते और घटते हैं। राइट। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ। अभी कुछ टाइम पहले टमाटर के प्राइसेस बहुत बढ़े थे। क्या रीजन था टमाटर की प्राइसेस बढ़ने का? सप्लाई शॉर्ट हो गई थी। राइट, सप्लाई वाज लेस देन डिमांड। राइट, इसलिए टमाटर के प्राइसेस बढ़े। तो गोल्ड भी एक टमाटर की तरह ही होता है, उसकी प्राइस भी डिमांड और सप्लाई पर ही डिपेंड करती है। हमें पहले ये समझनी होगी ये बात। इट्स नॉट एनीथिंग के ऊपर से कुछ उतरा है कि इसका प्राइस अलग चलेगा और बाकी सब जगह पर डिमांड सप्लाई का मैटर होगा। यहाँ पर भी डिमांड और सप्लाई बहुत बड़ा मैटर होता है, और हम उसे आज समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ है। और ये पिछले 3 महीने में नहीं हुआ है, ये पिछले कई सालों से ये चीज चल रही है। गोल्ड की सप्लाई और डिमांड क्या है, वो रीजन। दूसरा, लाइक एनी अदर कमोडिटी, जैसे आपने इक्विटी का नाम लिया, आपने इक्विटी बोला, या इंटरेस्ट रेट्स लीजिए, कोई भी और चीज लीजिए आप, जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, उन सबको इम्पैक्ट क्या क्या चीजें करती हैं? सोसाइटी करती है, सोशल फैक्टर्स करते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स करते हैं, प्लस हमारे पॉलिटिकल फैक्टर्स करते हैं। तीनों फैक्टर्स हमारे एसेट प्राइसेस को करते हैं। सो गोल्ड इज ऑल्सो एन एसेट। तो एसेट प्राइसेस को इम्पैक्ट सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, ये तीनों फैक्टर्स करते हैं। और इसी तरह से गोल्ड के प्राइसेस को भी सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स इम्पैक्ट करेंगे ही करेंगे, हमेशा करेंगे। सो डोंट ट्राई टू फाइंड इमीडिएट रीजंस कि पिछले 3 महीने में ही गोल्ड के प्राइसेस बढ़े हैं तो क्या हुआ है। अगर आप एक्चुअली देखें तो 2018 से गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। 2018 में लगभग 26,000 27,000 के बीच में एवरेज प्राइस रहा गोल्ड का, और आज हम 75,000 के आसपास गोल्ड पर बैठे। सो पिछले 5 6 7 सालों में ऐसा बहुत कुछ हुआ है जिसके कारण गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और बीच में बहुत समय घटे भी। अब देखिए, गोल्ड गोल्ड के साथ हमें एक और चीज समझनी पड़ेगी। इकोनॉमिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कभी आप रिस्क लेना चाहते हो, कभी आप रिस्क नहीं लेना चाहते। राइट, हमेशा ऐसा होता है। मुक्ता मैडम, हम लोग इधर भी वी फील कि भाई अब एक टाइम आ गया जब हमें रिस्क लेना चाहिए, और फिर एक टाइम आता है जब हमें लगता है कि नहीं नहीं बॉस, अभी रिस्क नहीं एग्जैक्टली, लेना। ऐसा बिल्कुल। कब होता है कि जब हमें ऐसा लगने लगता है कि हमें रिस्क नहीं लेना? आपको क्या लगता है कि ऐसा कब होता है कि जब आपको ऐसा लगने लगता है कि साहब अब मुझे रिस्क नहीं लेना? फीस जब बढ़ जाती है। अनसर्टेनिटी अराउंड होती है, जब मेरे को पता है कि मैं राइट, और रिस्क नहीं ले सकती, आई हैव टू बी कुशन्ड फ्रॉम एवरीवेयर। एग्जैक्टली। राइट। और इस कंसेप्ट को इकोनॉमिक्स में बहुत ही प्यारा इस पे एक फ्रेज दिया गया है, इसको बोलते हैं फ्लाइट टू सेफ्टी। हमें ये समझना बहुत जरूरी होगा। राइट, फ्लाइट टू सेफ्टी। अब आप समझिए, सबसे सेफेस्ट एसेट क्लास अगर कोई माना जाता है ना, तो गोल्ड माना जाता है। जब आपको कुछ समझ नहीं लगता तो गोल्ड में चले जाइए। होता है ऐसा। राइट। और आप अगर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो कंट्रीज को भी ऐसा लगता है, आपको और मुझे ऐसा लगता है, तो कंट्रीज को भी ऐसा लगता है कि जब कुछ समझ नहीं लग रहा तो सबसे सेफ जगह क्या होगी, वहां चले जाइए। जब आंधी तूफान आता है, तो आप घर में बैठना पसंद करते हैं या घर से बाहर जाना पसंद करते हैं? घर के अंदर। घर के अंदर। राइट, क्योंकि उस टाइम पर रिस्क अपने मैक्सिमम पर होता है। कहीं से भी कुछ भी गिर सकता है और आपको नुकसान हो सकता है। इजंट इट? तो रिस्क, जब आप रिस्क एवर्स होते हैं तो आप सेफ्टी को ढूंढते हैं, और गोल्ड से सेफ एसेट क्लास कोई माना नहीं जाता।
आज से नहीं, पुरातन काल से। आप ह्यूमन हिस्ट्री को जब से पढ़ना चाहें तब से पढ़ लीजिए, आपको गोल्ड सबसे सबसे सेफ एसेट क्लास आपको गोल्ड ही लगेगा। और उसके पीछे रीजन होते हैं, इसको स्टोर ऑफ वैल्यू भी बोलते हैं, उसको फ्लाइट टू सेफ्टी भी बोलते हैं। जब आपको कुछ समझ नहीं लगता, आप गोल्ड ले लीजिए। और इसी तरह जब आपको सब कुछ समझ लगने लगता है, और ऐसा हमारी जिंदगी में बार बार ऐसा आता है कि जब हमें लगता है कि साहब मैं आई एम एबल टू प्रिडिक्ट थिंग्स, आई एम एबल टू टेक रिस्क, एंड नाउ आई वांट टू टेक रिस्क, देन व्हाट हैपेंस, आप गोल्ड के बारे में कभी नहीं सोचते। राइट, आप तब इक्विटी की तरफ जाते हैं। इसीलिए इक्विटी और गोल्ड का इनवर्स रिलेशनशिप बोला जाता है। इक्विटी इज द रिस्कीएस्ट एसेट क्लास, वी ऑल नो दिस, राइट, एंड गोल्ड इज द सेफेस्ट एसेट क्लास। तो इन दोनों का रिलेशनशिप इसी से हमें समझना होगा कि जब आप सेफ्टी की तरफ जाना चाहेंगे तब आप गोल्ड में जाना चाहेंगे, तब आप इक्विटी को ध्यान में नहीं रखेंगे, और जब आप रिस्क लेना चाहेंगे तो आप गोल्ड की तरफ ध्यान नहीं रखेंगे। इसीलिए ये इनवर्स रिलेशनशिप होता है। सो फ्लाइट टू सेफ्टी इज गोल्ड एंड रिटर्न टू रिस्क इज इक्विटी। सो हाउ कम दोनों राइट, अभी के इनवर्स कोरिलेटेड के बाद भी दोनों एक ही डायरेक्शन में कैसे मूव कर रहे हैं? एग्जैक्टली exactly. अब यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और बहुत सारे मैंने पीछे कुछ दिनों में, 2 महीने 3 महीने में, जब से गोल्ड प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तब से बहुत आर्टिकल्स और सब सब जगह पे एक बात आ रही है इंटरेस्ट रेट्स को लेकर के, कि इंटरेस्ट रेट गिरेगा और गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे। अब बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ। ये रिलेशनशिप आज तक कभी भी प्रूव नहीं हुआ है कि इंटरेस्ट रेट और गोल्ड का रिलेशनशिप इनवर्स है, या मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इनवर्स मतलब उल्टा, वो उल्टी दिशा में चलेंगे या सेम दिशा में चलेंगे, ऐसा कोई भी रिलेशनशिप आज तक प्रूव्ड नहीं है, प्रूवन नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 1970 के दशक में महंगाई बढ़ रही थी, बेतहाशा महंगाई बढ़ रही थी, राइट। उस टाइम पर गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज्यादा तेज हो रहे थे। 1980 का दशक गोल्ड के प्राइसेस में बियर मार्केट बोला जाता है। महंगाई घट रही थी, इंटरेस्ट रेट घट रहे थे। 1970 के दशक में क्योंकि महंगाई बढ़ रही थी, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहे थे और गोल्ड के प्राइसेस भी बढ़ रहे थे। 1980 के दशक में इंटरेस्ट रेट गिर रहे थे तो गोल्ड के प्राइसेस भी गिर रहे थे। और ये सिर्फ 2000 के आसपास, 2000 2010 के आसपास ऐसा कुछ रिलेशनशिप बना है जहां पर आप बोल सकते हो कि इंटरेस्ट रेट बढ़े, गोल्ड के प्राइसेस गिरे, और इंटरेस्ट रेट गिरे तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़े। राइट, गोल्ड के प्राइस को फ्यूल देने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो दो है। एक होता है इन्फ्लेशन, महंगाई, और दूसरा अनसर्टेनिटीज, जो मैंने आपको पहले भी बताया, फ्लाइट टू सेफ्टी, अनसर्टेनिटीज। जितनी ज्यादा दुनिया में अनसर्टेनिटीज होंगी, उतना ज्यादा गोल्ड के प्राइस को भाव मिलेगा, उस गोल्ड गोल्ड को भाव उतना ज्यादा तेज मिलेगा। और जितनी अनसर्टेनिटीज कम हो जाएंगी तो आप क्या करेंगे, अनसर्टेनिटीज कम होंगी, आप रिस्क ज्यादा लेना चाहेंगे तो आप सेफ्टी पर ध्यान नहीं देंगे। इसको ऐसे समझिए कि खुला रोड है जिसपे आप गाड़ी चला सकते हैं, उस पर आप 30 40 50 60 की स्पीड पर गाड़ी चलाना नहीं चाहेंगे। आप चाहेंगे कि एक थ्रिल आएगा आपके मन में कि आज गाड़ी 100 110 120 140 तक चला के देखी जाए। राइट, इट इज समथिंग लाइक दिस, ऐसे समझिए इसको। सो गोल्ड के प्राइस को समझने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझनी है वो है इन्फ्लेशन एंड अनसर्टेनिटीज। ये दो ही ऐसे रीजन है जिसके कारण गोल्ड के प्राइस बढ़ते हैं और गोल्ड के प्राइस घटते हैं। कैन वी से दैट कि जैसे अभी पूरे ग्लोबली एक अनसर्टेनिटी बंधी हुई है, जहां जहां वॉर, सो दीज आर द करेक्ट, थिंग्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गोल्ड प्राइस टू इंक्रीज? ये यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और अगर आप इसको और पीछे 3 साल चले जाएं तो आपको मैं और इसका रिलेशनशिप जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। 2018 19 ऐसा दौर था जब यूएस बोलने लगा था कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाने लगेंगे। राइट, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने लगेंगे तो गोल्ड के प्राइसेस तेज होने शुरू हो गए। 2020, अब देखिए मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, 2020 में इंटरेस्ट रेट गिरे थे, कोविड आया था, तो हर इकोनॉमी ने बोला साहब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लिक्विडिटी को बढ़ाना है, इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट जीरो पर आ गए थे। उस टाइम पर गोल्ड के प्राइसेस सबसे ज्यादा तेज हुए, वहां पे और ज्यादा तेज हुए। 2021 जब दुनिया में महंगाई का दौर शुरू होने लगा, तब तक कोई मान नहीं रहा था कि महंगाई है, पर गोल्ड के प्राइस शनय शनय बढ़ते रहे। 2022 सबसे बड़ा फ्यूल जो गोल्ड को मिला वो मिला 2022 में, जब यूक्रेन रशिया वॉर शुरू हुआ। तब से अगर आप इसका चार्ट देखना शुरू करेंगे आपको लगेगा कि एकदम से गोल्ड में स्पाइक आया। और हम आज उस रीजन के बारे में भी बात करेंगे कि क्यों वो स्पाइक आया था। 2023 जब अगेन महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही थी, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो गोल्ड के प्राइसेस कम थे पिछले साल। अगर आपने पिछले एक साल में या एक साल पहले 2022 में आपने इन्वेस्ट किया तो 2023 में आपको कोई रिटर्न खास नहीं मिला गोल्ड का। राइट, तो कोई इसका सेट रिलेशनशिप नहीं है, सिर्फ एक रिलेशनशिप है विच इज अनसर्टेनिटी एंड इन्फ्लेशन। और मैं हमेशा ये बात मानता हूँ मुक्ता जी के बाजार जो है ना, बाजार एक कलेक्टिव थॉट प्रोसेस होता है, और कलेक्टिव थॉट प्रोसेस मेरे इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस से ज्यादा तेज होता है। बाजार पहले वो काम कर लेता है जिसको हम आज सोचते हैं। राइट, तो बाजार ने कुछ चीजें प्रिडिक्ट करनी शुरू करी हैं।
अभी अगर आप पिछले 2-3 महीने में जाएंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग कुछ बातें हुई। जब फेड ने बोला, अभी तक बात हो रही थी कि साहब इंटरेस्ट रेट गिरने शुरू हो जाएंगे, अचानक से उन्होंने बोला कि उतनी पेस पे हम इंटरेस्ट रेट नहीं गिरा पाएंगे जिस पेस पर हमने पहले बोला था। ये सब पब्लिक डोमेन की बातें हैं। दिस इज नॉट समथिंग दैट वी आर प्रिडिक्टिंग, इट इज अ पब्लिक डोमेन न्यूज। इंटरेस्ट रेट वो नहीं गिराएंगे। वो क्यों इंटरेस्ट रेट गिराने में इंटरेस्टेड नहीं है आज की डेट में? क्योंकि उनको लग रहा है शायद इन्फ्लेशन अभी भी कंट्रोल में नहीं आएगा, और वहां पर गोल्ड को सबसे ज्यादा हवा मिली, राइट। अनसर्टेनिटी, ये ईरान और इसराइल की वॉर वापस से शुरू होना, अब वॉर है, स्कर्मिश है, वी डोंट नो, राइट। पर हाँ, एक टेंशन है, और दुनिया टेंशन अनसर्टेनिटीज नहीं चाहती है। अब आपको एक और बात बताता हूँ, 2001 में, 2001-2 के अराउंड एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड एक कॉइन किया गया। एक हम लोग जानते हैं नॉर्मल, हम एक वर्ड यूज करते हैं। तो एक इकोनॉमिस्ट ने बोला, साहब क्राइसिस इज द न्यू नॉर्मल। और आप ध्यान दें, 2001 के बाद से 2000 में डॉट कॉम बबल आया, 2001 में यूएस पर टेररिस्ट अटैक हुआ, जो सबसे सेफ कंट्री माना जाता था, अभेद्य था, उस पर भी टेररिस्ट ने अटैक कर दिया, और वहां से आपके अनसर्टेनिटीज का दौर शुरू हुआ। अफगानिस्तान की वॉर हुई, 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, फिर इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होते रहे, दुनिया में उथल पुथल मची रही, रोज कोई खबर आती थी कि कोई कंट्री उड़ सकता है। और आप देखिए गोल्ड के प्राइसेस किस तरह से बढ़ते रहे। अनसर्टेनिटीज पिछले 20-22 साल में जबरदस्त अनसर्टेनिटीज हुई हैं, एंड अनसर्टेनिटीज इज द न्यू नॉर्मल, और वही गोल्ड के प्राइस को हवा दे रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग और चीज बताता हूं। मैंने जैसे आपको बोला इंटरेस्ट रेट, राइट, ये रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लेक्स है। शायद मैं इस वीडियो में आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाऊं, और उसके लिए मुझे और समय भी चाहिएगा एक्सप्लेन करने के लिए कि ये कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है क्या। गोल्ड का रिलेशनशिप अगर आपको समझना है तो आपको डॉलर से समझना होता है, कि डॉलर की वैल्यू घटती है, बढ़ती है, कंट्रीज डॉलर में रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं, तो गोल्ड के प्राइसेस को हवा मिलती है। सो अनसर्टिनिटी एंड इन्फ्लेशन एंड डॉलर, दीज आर थ्री रीजंस जहां पर कि आप एक एक फेयर रीजन बोल सकते हैं कि गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ समझ पाएंगे कि वो प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं और क्यों घट रहे हैं। समझना चाहेंगे कि डॉलर से कैसे रिलेटेड है। डॉलर से देखिए, आप, मैं, हम सब, पूरी दुनिया किस करेंसी में ट्रेड करती है? डॉलर। डॉलर। आप, मैं, पूरी दुनिया अपने एसेट्स, चाइना को भी हम लेते हैं, चाइना और यूएस तो एकदम कैट एंड डॉग जैसा रिलेशनशिप है उनका, राइट। और साथ में भी रहना है लेकिन साथ में नहीं रहना। चाइना भी अपने एसेट्स किस करेंसी में बताता है? डॉलर में बताता है। हर कंट्री कोशिश कर रहा है कि मैं डॉलर की डिपेंडेंसी कम करूं, लेकिन वो कर नहीं पाता। सो डॉलर इज दी रिजर्व करेंसी, डॉलर इज दी वर्ल्ड करेंसी, आप कुछ भी उसको करेंसी बोल सकते हैं। अब डॉलर और गोल्ड का रिलेशनशिप बिल्कुल बिल्कुल उल्टा है। अगेन, आप करेंसी में रहना चाहेंगे जब आपको लगेगा कि जिस करेंसी में आप हैं उस करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है, तो आप उस करेंसी में रहना चाहेंगे। आप किसी और एसेट क्लास में नहीं रहना चाहेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगने लगे कि वो करेंसी की वैल्यू घट रही है, तो क्या आप उस करेंसी में रहना चाहेंगे? वी डोंट नो, राइट। इट इज अ क्वेश्चन मार्क, वी डोंट नो। क्योंकि दुनिया ये नहीं कर सकती कि डॉलर को बिल्कुल छोड़ करके आप कुछ एसेट क्लास में चले जाइए। हम बार्टर सिस्टम में नहीं जा सकते कि हम चीजों का एक्सचेंज करने लग जाएं। हमें करेंसी से ही चीज खरीदनी होगी, और हम कोई चीज बेचेंगे तो हमें वापस करेंसी ही मिलेगी, राइट। तो डॉलर और गोल्ड, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है। उसको समझना, उसके लिए एक हमें पूरा एक बहुत बड़ा स्टडी करना पड़ता है, लेकिन आपको मैं छोटे से संक्षेप में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। डॉलर की वैल्यू, जब जब दुनिया को लगेगा कि डॉलर की वैल्यू घट रही है, तब आपको लगेगा कि साहब गोल्ड की प्राइसेस बढ़ रहे हैं। और जब जब आपको लगता है कि डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, तब तब आपको लगेगा गोल्ड की प्राइसेस घट रही है। पिछले साल यही हुआ था, 2023 में। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से सबको लगने लगा कि हम डॉलर एसेट्स में रह सकते हैं, तब गोल्ड के प्राइसेस नहीं बढ़ रहे थे। आज वापस से जब उन्होंने बात शुरू करी कि इंटरेस्ट रेट घटेंगे, अब यहां पर इंटरेस्ट रेट और गोल्ड का रिलेशनशिप अलग हो जाता है, क्योंकि डॉलर बीच में आ जाता है। तो इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। इट इज नॉट दैट सिंपल कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो गोल्ड के प्राइसेस घट जाएंगे, इंटरेस्ट रेट घट रहा है तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ऐसा कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है। और पिछले 10-15 साल, 20 साल में ये रिलेशनशिप सब तहस नहस हो चुके हैं, क्योंकि अनसर्टनिटीज इज द न्यू नॉर्मल। पीपल आर कंफ्यूज्ड कि हम लोग ज्यादातर क्या करें, कैसा करना चाहिए। मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहता हूं। देखिए, जैसे मैंने आपको बोला था कि गोल्ड के प्राइसेस भी किसी और प्राइस की तरह होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। हम जैसे इक्विटी की आपने बात करी, इक्विटी के प्राइसेस कब बढ़ते हैं? जब लेने खरीदने वाले लोग ज्यादा होते हैं। और कब घटते हैं? जब बेचने वाले लोग ज्यादा होते हैं। ठीक है, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज। दुनिया में पिछले 5 साल में सबसे बड़ी डिमांड कहां से आई है? जो सबसे बड़ा बायर दुनिया, देखिए मुक्ता जी, हम लोग किसी समय पर, हम लोग हिंदुस्तान को सबसे बड़ा इंपोर्टर ऑफ गोल्ड बोलते थे।
We were the biggest consumer of gold. Now consumer of gold and stockist of gold is two different things. दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड यूएस के पास है, 8,100 टन के आसपास। हिंदुस्तान के पास इस साल करीब सारा गोल्ड मिला लीजिए ना, मतलब रिजर्व बैंक के पास जो गोल्ड है वो करीब करीब 820 टन के आसपास। अब देखिए क्या हुआ है। अब ये चार्ट क्या है, ये चार्ट है सेंट्रल बैंक की बाइंग। मतलब जैसे हमारा रिजर्व बैंक है या फेडरल रिजर्व है, ऐसे हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है जो मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता है या जो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मेंटेन करता है, राइट। तो ये सेंट्रल बैंक पिछले, आप देख रहे हैं ये चार्ट, ये 2010 से ये चार्ट है, 2010 से लेके 2023 तक, पिछले साल तक का चार्ट है। अब देखिए आप क्या हुआ है, ये सेंट्रल बैंक जो गोल्ड खरीद रहा है इन टन्स है, ओके। सो आपके लेफ्ट हैंड साइड पर ये टन है, कितने टन है, और राइट साइड पर क्यूमुलेटिव टन है। तो क्यूमुलेटिव टन को एक बार भूल करके हम राइट साइड के कितना पर ईयर कितना खरीदा है सेंट्रल बैंक ने गोल्ड, उस पर आते हैं। 2010 में कुछ भी खास नहीं खरीदा, और ये देखिए 2020, 21, 22, 23 आपको दिख रहे हैं ये। राइट। 2022 में लगभग लगभग अगर मैं आपको एक नंबर देने की कोशिश करता हूं, 1082 1082 टन सोना सेंट्रल बैंक्स ने खरीदा है। और 2023 में, अब ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, 2023 में 1037 टन के आसपास सोना खरीदा है सेंट्रल बैंक्स ने, मतलब दुनिया के सब सेंट्रल बैंक ने मिलकर। और आप जानते हैं टॉप 5-6 बायर्स कौन है उसके, इट इज रशिया, चाइना, टर्की, इंडिया, कजाकिस्तान। सो ये जो पिछले 2-3 साल में हो रहा है ना सोने की बाइंग, जो है डिमांड और सप्लाई की बात कर रहा हूँ, डिमांड कहां से आ रही है, सेंट्रल बैंक से डिमांड आ रही है। और वो डिमांड सबसे ज्यादा इमर्जिंग मार्केट के सेंट्रल बैंक्स डिमांड कर रहे हैं। इमर्जिंग मार्केट्स रशिया, ब्राजील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनको इमर्जिंग मार्केट्स बोलते हैं। और अब तो और भी बहुत ब्रिक्स बोलते हैं, और अब तो और भी बहुत इमर्जिंग मार्केट्स हो गए, जो डेवलपिंग कंट्रीज जिनको आप बोल सकते हो, राइट। आजकल उनका एक पॉलिश्ड वर्ड इमर्जिंग मार्केट हो गया है। इमर्जिंग मार्केट सबसे ज्यादा सोना खरीद रहे हैं न्यूज कितने। में भी था कि लाइक चाइना पिछले 17 महीने से गोल्ड की परचेजिंग कर रहा है। अब आपको बताता हूँ, ये 17 से नहीं, 1999 से खरीद रहा है चाइना। और 1999 से 2022 तक का जो एस्टिमेट है, करीब करीब 1900 टन सोना सिर्फ चाइना ने खरीदा, राइट। सॉरी, 1550 टन सोना चाइना ने खरीदा है, और 1900 टन सोना रशिया ने खरीदा है। लगभग 1890 1900 टन के आसपास रशिया ने खरीदा है। एंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, इंडिया ने ऑलमोस्ट 400 टन सोना खरीदा है। आरबीआई ने 400 टन गोल्ड परचेज किया है पिछले 20-22 साल में। और आपको बताता हूं, इन 1967 के बाद दुनिया में इतना सोना सेंट्रल बैंक खरीदे। 1967 के बाद से दुनिया के सेंट्रल बैंक सोना नहीं खरीदते थे, लेकिन अभी पिछले 10-15 साल 20 साल में इतना सोना खरीद रहे हैं। इट हैज हैपेंड सिंस 1967। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, राइट। सो ये डिमांड और सप्लाई का गेम है। एंड और कभी भी इमीडिएट रीजन नहीं होता, इमीडिएट रीजन से पहले में जाना होता है कि और क्या क्या चीजें हुई हैं पिछले 2, 5, 10 साल में जिसके कारण ये गोल्ड के प्राइसेस इतने बढ़ रहे हैं। सेंट्रल बैंक्स बहुत खरीद रहे हैं, और 2008 के बाद तो लगातार बहुत खरीदा है लोगों ने सेंट्रल बैंक। और उसके पीछे रीजन अगेन, जैसे मैंने आपको बोला, डॉलर डॉलर कैन बी अ वेरी बिग रीजन, राइट। और उसका एक पॉलिटिकल रीजन भी है। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ये लास्ट ईयर मैंने आई डिड अ स्मॉल स्टडी ऑन गोल्ड। इसको हम 2-3 तरह से देखने की कोशिश करेंगे। नो डाउट ये मैंने इसका टाइटल ये दिया है कि कंट्रीज क्यों गोल्ड खरीद रहे हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि वो फ्लाइट टू सेफ्टी वाला कंसेप्ट कि क्या हो रहा है। गोल्ड इज द बेस्ट नोन हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। अगर आपको कभी भी समझना हो गोल्ड के प्राइसेस को, आप महंगाई को समझना शुरू करिए और आपको पता लग जाएगा कि गोल्ड के प्राइसेस में क्या हो रहा है। अब एक और चीज, यही चीज सेंट्रल बैंक को भी करनी पड़ती है। जो आपको मुझे करना होता है वही सेंट्रल बैंक भी करता है। सेंट्रल बैंक भी एक इन्वेस्टर है, राइट। वो भी एक इन्वेस्टर है, उसे भी यही चीज करनी पड़ती है। अगर उसे लग रहा है कि महंगाई की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन, राइट। एक तो समझिए कि एक तो महंगाई, और एक होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ महंगाई, कि अगर आपको लग रहा है कि महंगाई कैसी रहेगी, उस पर भी गोल्ड के प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं। एक्सपेक्टेशन, मार्केट तो एक्सपेक्टेशन पर चलता है, एक्चुअल प्राइस पे नहीं चलता। सो सेंट्रल बैंक्स को भी ये लग सकता है कि इन्फ्लेशन ज्यादा हो सकता है, तो सेंट्रल बैंक पिछले 3-4 साल से, क्योंकि हम खुद देख रहे हैं कि पिछले 3 साल 2 साल से, रादर 2-2.5 साल से पूरी दुनिया महंगाई को झेल रही है, ठीक है। अब महंगाई को जब वो झेल रही है तो सेंट्रल बैंक को भी लग रहा है कि उसको भी अपना रिस्क कम करना है। तो उस रिस्क को कम करने के लिए वो क्या कर रहा है, वो भी वो गोल्ड खरीद रहा है। अब यहाँ पर एक और आपको फैक्टर बता दो, जो मैंने आपको बोला था, डॉलर और गोल्ड। अब आप जब गोल्ड खरीदेंगे तो आपको क्या देना पड़ेगा, करेंसी देनी पड़ेगी, डॉलर। डॉलर का। मतलब ये हुआ कि डॉलर पर से भी दुनिया का विश्वास थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। बिकॉज शायद इसलिए कुछ कुछ कंट्रीज अब अपनी करेंसी में ट्रेड करने लग गई हैं।
एग्जैक्टली इस फिनोमिना को दुनिया में डी डॉलराइजेशन बोला जा रहा है, राइट। तो हाँ। अब वो जब गोल्ड खरीदोगे तो आपको कुछ ना कुछ करेंसी देना पड़ेगा। तो वो लोग, और हमारी करेंसी, हम किस करेंसी में अपने फॉरेन रिजर्व्स बताते हैं, डॉलर, विच बोलो। मींस डॉलर हमारे पास सबसे ज्यादा होता है। एक और चीज आपको बताता हूँ, पिछले 2-2.5 साल में जब आप ये गोल्ड खरीद रहे हैं तो आप करेंसी दे रहे हैं, तो गोल्ड का रिजर्व तो दुनिया में बढ़ गया है सेंट्रल बैंक्स के पास। तो इंटरेस्टिंगली दुनिया में आज तक जितना भी सोना माइन किया गया, जितना भी, उसका 20% अकेले सेंट्रल बैंक होल्ड करते हैं, 20%, राइट। तो सेंट्रल बैंक इज द बिगेस्ट बायर, और गोल्ड में डिमांड सप्लाई सबसे बड़ी डिमांड सेंट्रल बैंक्स कर रहे हैं। तो वो डॉलर दे रहा है और गोल्ड खरीद रहा है अपने आप को रिस्क से बचाने के लिए, इन्फ्लेशन के हेज के लिए और इस सब के लिए। और एक इसका बड़ा इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल रीजन है। देखिए, जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से हमने हमने सबने डॉलर को रिजर्व करेंसी मान लिया, और जब हमने उसको रिजर्व करेंसी मान लिया तो हम डॉलर, हमने मान लिया कि साहब हम जो भी काम करेंगे वो हम डॉलर में करेंगे। तो कहीं ना कहीं यूएस, या जो ऐसे कंट्रीज जो यूएस के एलाइज हैं, उनके दिमाग में भी ये बात आने लगी। सो इट इज नॉट अ वॉर, इट इज एन इकोनॉमिक वॉर, कि मुझे किसी भी कंट्री को कंट्रोल करना है तो मैं क्या करूं, अगर उसका डॉलर इनफ्लो आउटफ्लो कंट्रोल करने लग जाऊं तो मैं उस कंट्री को कंट्रोल कर सकता हूं या उस इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकता हूं। अब देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इसमें मैंने लिखा भी है। 1990 के दशक में, 1990s में, अराउंड 10% दुनिया में ऐसे कंट्रीज थे जिन पर सैंक्शन लगे हुए थे। यूएस, यूके, जापान, या जो भी यूएस के एलाइज हैं, उन्होंने सैंक्शन लगा रखा। आज की डेट में 30%, एक तिहाई, इस ग्लोब पर एक तिहाई ऐसे कंट्रीज हैं जिन पर यूएस के सैंक्शन, आप समझ रहे हैं। रशिया वॉर के बाद ये बहुत ज्यादा एग्रीवेट हुआ। रशिया पे भी आपने सैंक्शन क्या किया, उन्होंने बोला कि साहब आपका रशिया डॉलर अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। अब जब जैसे आपने डॉलर अकाउंट फ्रीज किया, तो यानी कि आप डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकते। तो जो आपने बात बोली कि हम अपनी करेंसी में ट्रेड करने लग जाएं, अब जैसे इंडिया और रशिया की ट्रेड ज्यादातर रूपी रूबल में होने लगी है। अगर आप इंडिया से कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको रूबल में या रुपी में पेमेंट कर रहे हैं, और इंडिया में अगर आप कुछ इंपोर्ट करें तो आप भी उनको रूबल और रुपी पे कर सकते हो। डॉलर का ऑल्टरनेटिव खोज रही दुनिया, डॉलर का ऑल्टरनेटिव खोजने की कोशिश कर रही है, करेगी कि नहीं, मतलब सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी मुझे नहीं पता, पर कोशिश जरूर कर रही है। और उस कोशिश का नतीजा ये है कि सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड खरीदना शुरू किया और अपनी डॉलर की होल्डिंग को कम करना शुरू किया है। आईएमएफ का डेटा बोलता है कि दिस रशिया यूक्रेन यूक्रेन वॉर, अगर आप ध्यान दें, तो करीब करीब 6% से, अगर मैं आपको इसको क्वांटिफाई करूं, $7,800 बिलियन से आज का जो डॉलर होल्डिंग है सेंट्रल बैंक्स का, इट हैज कम डाउन टू समवेयर अराउंड $6,800 बिलियन। दिस इज द फॉल इन डॉलर एसेट्स अक्रॉस द ग्लोब। मतलब हम जो करेंसी बोलते हैं ना, कि मैं अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बताता हूँ, कि सपोज $650 बिलियन, ठीक है। तो $650 बिलियन में कुछ मेरे पास डॉलर होगा, डॉलर डिनोमिनेटेड सिक्योरिटीज होंगी, कुछ डॉलर होगा और कुछ गोल्ड होगा। सो डॉलर कम हो रहा है दुनिया के सेंट्रल बैंक्स के पास, और गोल्ड ज्यादा हो रहा है। और ये सबसे ज्यादा जो ये एग्रेवेट हुआ है आफ्टर रशिया यूक्रेन वॉर, क्योंकि दुनिया को लगने लगा कि यार तो किसी पर भी सैंक्शन लगा देंगे, जब इनका मन करेगा तब ये सैंक्शन लगा देंगे, और सैंक्शन लगा देंगे तो फिर मेरा क्या होगा, राइट। सो नो अल्टरनेटिव थ्योरी, क्योंकि यूएस इस चीज पर काम करता है कि इसका कोई डॉलर का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, और दुनिया उसका ऑल्टरनेटिव खोजने की कोशिश कर रही है। और 9 आउट ऑफ टॉप 10 सेंट्रल बैंक्स जो है वो गोल्ड इस वक्त खरीद रहा है, और बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं गोल्ड। 9 आउट ऑफ 10 सेंट्रल बैंक्स। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। और यूएस, जैसे मैंने इसमें लिखा भी है, यूएसडी शेयर 20 साल पहले अराउंड 73% था डॉलर होल्डिंग, आज वो 47% है, विच इज लेस देन 50%। सो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और उसका एक तिहाई हिस्सा जो बना है, मतलब इस फॉल का एक तिहाई हिस्सा सिर्फ रशिया यूक्रेन वॉर के बाद हुआ है। सो अनसर्टेनिटीज, जैसे अनसर्टेनिटी बढ़ती है वैसे वैसे गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी, एंड दिस इज द पॉलिटिकल रीजन ऑल्सो कि क्यों गोल्ड की प्राइसेस बढ़ रही हैं, क्योंकि दुनिया अब डॉलर पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती। सो विकास, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्योंकि ऑल टाइम हाई है गोल्ड, आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट, ऐसे जी। बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पर उन्हें लगता है कि अभी क्योंकि इस बहुत महंगा हो रखा है ऑलरेडी, तो अभी इसमें एक्सपोजर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। क्या कुछ करेक्शन हो सकता है कि वी शुड वेट कि ये गोल्ड का प्राइस थोड़ा सा घटे तब हम गोल्ड के अंदर एंट्री लें? तो आपका जी। क्या व्यू है इसके ऊपर? देखिए, मुक्ता जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि मुझे मुझे बहुत तकलीफ होती है जब ये बात बोली जाती है ऑल टाइम हाई। हम लोग दुनिया में, हम मैथमेटिक्स, तो हिंदुस्तान ने मैथमेटिक्स दिया, जीरो हमने दिया, हिंदुस्तान ने दिया दुनिया को। अब जीरो से एक बड़ी प्यारी चीज हुई है। जीरो से ये हुआ कि मैथमेटिक्स जीरो से शुरू होती है, लेकिन आगे आप कितने भी जीरो लगा सकते हैं। मैथमेटिक्स को इनफाइनाइट बना दिया जीरो, राइट।
सो ऑल टाइम हाई जैसी कोई चीज नहीं होती है मैथमेटिक्स में। आई कैन नॉट से 1000 इज एन हाई और 2000 इज एन हाई और 5000 इज एन हाई और 10,000 इज एन। सो हम टिल डेट हाई की बात करें तो ये टिल डेट हाई है। मैं ये नहीं, देखिए जैसे मैंने आपको बोला कि गोल्ड को इम्पैक्ट करने वाले सिर्फ एक फैक्टर नहीं है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट्स, रेट्स। डॉलर, मल्टीपल फैक्टर्स। मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड में आपको जब भी इन्वेस्ट करना हो, आपको बहुत धीरे धीरे और आराम से इन्वेस्ट करना चाहिए, प्राइस को भूल जाइए। दुनिया तो जैसे मैंने बोला, क्राइसिस इज दी और अनसर्टनिटी इज द न्यू नॉर्मल। तो गोल्ड के प्राइस तो फ्लक्चुएट करते रहेंगे और आपको मौका मिलता रहेगा। इन्वेस्ट शनै शनै करते रहिए, धीरे धीरे करते रहिए। मैं आपको एक एक हिस्ट्री दिखाता हूँ गोल्ड की। तो मुक्ता जी, यूएस इज अ कंट्री जिसकी तरफ सारी दुनिया देखती है। बट उसको देखने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि यूएस के पास सबसे लंबा रिकॉर्डेड फाइनेंशियल डेटा भी अवेलेबल है। राइट, ये मैं आपको जो चार्ट दिखा रहा हूँ, दिस इज 100 ईयर हिस्ट्री ऑफ गोल्ड प्राइसेस इन डॉलर टर्म्स। राइट, 100 ईयर गोल्ड प्राइसेस। अब आप ध्यान से देखिए, ये गोल्ड प्राइस अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये 1970 के दशक में अगर आप जाते हैं, तो अगर आप जाते हैं 70 के दशक में, गोल्ड ने टच किया था लगभग $2700 के आसपास का प्राइस उसने टच किया। राइट, अगर आप आज ध्यान से देखें तो आज तक भी वापस वो $2700 टच नहीं हुआ है। हम्म। इजंट इट? अगर आप इसको देखें ध्यान से, ये लाइन, ये दिस इज $2600, दिस लाइन इज $2600। आज हम लगभग वहीं पर ही हैं। और टू अब आप थाउजेंड में तो देखिए लेकिन काफी वॉलेटिलिटी, बॉटम पे हैं। एग्जैक्टली ये बॉटम गया, यहाँ देख रहे हैं आप, उसके बाद वापस ये राइज आने लगा, और ये फिर वापस फॉल आया, फिर वापस राइज आया, फिर वापस फॉल आया, फिर वापस राइज आया। इसीलिए आपको, सी, गोल्ड इज अ वेरी लॉन्ग टर्म एसेट क्लास। हम जनरली इक्विटी को लॉन्ग टर्म एसेट क्लास बोलते हैं, बट गोल्ड इज इवन अ लॉन्गर टर्म एसेट क्लास देन इक्विटी। राइट, तो आपको अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको इसमें फेजेस में ही इन्वेस्टमेंट करना होगा। इसका प्राइस प्रिडिक्ट कर पाना इमीडिएट फ्यूचर में, इट विल बी वेरी वेरी टफ। राइट, अब देखिए हिस्ट्री ये बोलती है कि जब भी बहुत बड़ा राइज आया है तो गोल्ड फ्लैट हो जाता है। अब आप पिछले 3-4 साल ही ले लीजिए, 2020 में राइज आया, 2021 में राइज आया, 2022 में राइज आया, 2023 में फ्लैट था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैं आपको इसमें एक और चीज दिखाता हूँ, 10 ईयर का प्राइस चार्ट। अब नाउ यू सी, दिस इज लाइक 2022 एंड दिस इज ऑलमोस्ट 2000, मिड ऑफ 2000 और लेट 2023। आप देख रहे हैं, नो राइज, रादर देयर इज अ फॉल। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि गोल्ड की डिमांड 2023 में बढ़ी है, 1000 टन से ऊपर तो सेंट्रल बैंक्स ने खरीदा। ठीक है, तब भी प्राइस का फॉल आया। अब क्योंकि शायद दुनिया को ऐसा लगा कि अनसर्टेनिटीज कम है, तो प्राइस फॉल होने लगा। अब ये ईरान इजराइल वॉर के बाद वापस से थोड़ा लगा है कि अनसर्टेनिटीज बढ़ रही हैं, तो वापस से प्राइस राइज होने लगा है। राइट, सो आपको जब भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है, आपके पास बहुत अच्छे एवेन्यूज हैं हिंदुस्तान में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के। आप आराम से धीरे धीरे अपने अमाउंट को स्प्रेड करिए और हर लेवल पर लगाते रहिए। ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश मत करिए कि आप ये प्राइसेस यहाँ से गिरेंगे या और बढ़ सकते हैं। इमीडिएट फ्यूचर में बिल्कुल बढ़ सकते हैं। अभी अभी तो पिछले 2-3 दिन से ईरान और इसराइल में कुछ खास नहीं हो रहा है। राइट, और दुनिया में खबरें पुरानी हो जाती हैं। जब रशिया यूक्रेन वॉर हुई थी तब गोल्ड प्राइसेस एकदम स्पाइक कर गए थे। अब आज 2 साल हो गए, अभी भी वो वॉर चल रही है, तो अब उसको वो इम्पैक्ट नहीं कर रहा। अब नई वॉर कोई हुई, वो इम्पैक्ट करने लगी। सो नई अनसर्टेनिटी कोई क्रिएट होगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। इट इज अ पॉलिटिकल एनवायरमेंट, इट इज वेरी वेरी फ्रेजाइल। राइट, तो उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश मत करिए। मुझे लगता है कि आपको जब भी पैसा लगाना है, धीरे धीरे करके आराम से, आपके पास समय है तो धीरे धीरे करके पैसा लगाइए। स्प्रेड इट ओवर नेक्स्ट 1 ईयर, 12 मंथ्स, 15 मंथ्स, ताकि आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। तो क्रक्स ये है कि अगर आपके पास पैसा है, आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, तो आपको वेट नहीं करना है कोई करेक्शन का। आपको इन्वेस्ट करना है स्लोली स्लोली, स्टैगर्ड मैनर में। आप अपना एक्सपोजर लेते चलिए। तो क्या फिर गोल्ड में एक्सपोजर लेने के लिए ज्वेलरी बाय करें? मतलब व्हाट इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट? सारी अभी फीमेल्स हमारी खुश देखिए, हो जाएंगी कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है बिल्कुल, तो। ज्वेलरी बाय करने में मुक्ता जी, बस एक ही इशू है कि ज्वेलरी जो होता है वो परमानेंट एसेट बन जाता है। राइट, हाँ। वो बिकने के लिए नहीं जाता। तो अगर आप किसी भी एसेट क्लास का रिटर्न का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो बेस्ट वे इज टू इन्वेस्ट इट इनटू सम फाइनेंशियल वे। राइट, आप कोई डिजिटल फाइनेंशियल गोल्ड। मेथड ढूंढिए जिसके, एग्जैक्टली, डिजिटल गोल्ड लीजिए। ज्वेलरी तो जरूर लीजिए। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि ज्वेलरी मत लीजिए, और ज्वेलरी लेनी चाहिए। अपने ऊपर इंटेलिजेंस भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए।
और उसमें भाव नहीं देखना चाहिए, मैं ये भी बोलूंगा, क्योंकि आप जब ये चीज खरीद रहे हैं तो आप अपने खुशी के लिए खरीद रहे हैं, और खुशी का कोई भाव नहीं होता, कोई मोल नहीं होता, राइट। सो जरूर खरीदिए, पर मुझे लगता है कि अगर आप रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आपको डिजिटल फाइनेंशियल एसेट में ही जाना पड़ेगा। और गोल्ड को फाइनेंशियली लेने के बहुत सारे तरीके अवेलेबल हैं हिंदुस्तान में। वी हैव डेवलप्ड आवर सी वी आर वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंशियल मार्केट्स across the globe, one of the best most transparent financial markets across the globe। और आपको ऐसे एवेन्यूज मिल रहे हैं आज की डेट में जो दुनिया हैरान है कि इस कंट्री ने इतनी जल्दी इतने एवेन्यूज कैसे क्रिएट कर। सो देयर आर सो मेनी एवेन्यूज अवेलेबल। डिजिटल खरीदिए, फाइनेंशियल वे में खरीदिए, आई थिंक वहां आप रिटर्न का ज्यादा बेनिफिट ले पाएंगे। तो डिजिटल क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसके अंदर गोल्ड में जी इन्वेस्टमेंट करा जा सकता है? देखिए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, ज्यादातर म्यूचुअल फंड हाउसेज गोल्ड फंड्स चलाते हैं, गोल्ड के ईटीएफ्स चलाते हैं, जहां आप आराम से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और बहुत अच्छी लिक्विडिटी है। सो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगा। एक फंड है HDFC गोल्ड फंड। 2011 में, नवंबर 2011 में वो शुरू हुआ था, राइट। और उसका कंसेप्ट क्या है कि HDFC गोल्ड फंड HDFC गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करता है, राइट। और HDFC गोल्ड ETF सीधा गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, राइट, हार्ड गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। मतलब दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ ETFs। तो सेबी फिजिकल गोल्ड में, फिजिकल गोल्ड अपने पास, अपने कस्टोडियन के पास स्टॉक करता है, जितनी भी वैल्यू उसके पास है उसके हिसाब से। और HDFC गोल्ड फंड HDFC गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करता है। अब आप देखिए, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा पर्सनल एग्जांपल है। जिस दिन से ये फंड आया उस दिन से मेरी उसमें SIP चल रही है। सो SIP इज ऑल्सो मेथड जिसके थ्रू आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल कंसेप्ट। अब आपको मैं कुछ छोटा सा आपको डेटा देना चाहूँ इसके ऊपर, और ये सब पब्लिकली अवेलेबल डेटा है, राइट। मतलब दिस इज नॉट समथिंग दैट वी हैव डिराइव्ड, दिस इज पब्लिकली अवेलेबल डेटा। अगर आप 2011 का एवरेज प्राइस, नवंबर का एवरेज प्राइस देखेंगे, तो करीब करीब 26,500 रुपए 10 ग्राम का भाव था गोल्ड का। इंडियन रुपी की बात करता हूँ, राइट। 26,500 रुपए के आसपास का भाव चल रहा था। आज हम लोग करीब करीब 75,500 के आसपास है। अगर आप इसे XIRR रिटर्न निकालेंगे या CAGR भी आप निकालेंगे, तो इट विल बी समवेयर अराउंड 8.45% के आसपास आएगा। रादर 8.4 के आसपास आपको गोल्ड का रिटर्न आया है 13 ईयर्स, राइट। इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और उसमें से 2011 से अगर आप 2018 देखेंगे, तो कुछ भी खास रिटर्न नहीं आया। हम्म। करीब करीब 8 साल आपको कुछ भी खास रिटर्न गोल्ड में नहीं आया। और 2018 के बाद से आपका ये गोल्ड लगभग तीन गुना हो गया। इस दौरान अगर 8.4% का गोल्ड ने रिटर्न दिया, फिजिकल गोल्ड ने रिटर्न दिया है, ठीक है। आप जानते हैं SIP, अगर मेरी SIP जो उसमें चल रही है, उसका रिटर्न क्या है? इट इज 10.99%, राइट, 10.99%। नाउ इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। और यही देखिए, SIP की यही ब्यूटी है। जैसे मैंने बोला, 2011 से 2018 तक कुछ भी खास रिटर्न नहीं आया। उस दौरान भी मेरी SIP चलती रही, क्योंकि मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कहा चलो चल रही है, छोटी सी SIP है, चलने दो। मैंने ध्यान ही नहीं दिया उस SIP पर। 8 साल जब कुछ रिटर्न नहीं आ रहा था, तो मैंने इतने यूनिट्स एक्यूमुलेट कर लिए कि आज मेरा रिटर्न 10.99%, लगभग 10.5%, चलिए 10.5-11% के बीच में मेरा रिटर्न बन गया। सो आई हैव अर्न ऑन माई गोल्ड फंड SIP नेट ऑफ एक्सपेंसेस, आई हैव अर्न मोर देन गोल्ड का रिटर्न इन 13 सालों में। वही बात हो गई जब अपन ने पहले बोला कि आप धीरे धीरे शनै शनै हर एक लेवल पे अपना इन्वेस्टमेंट गोल्ड में चालू रखिए। तो आपकी SIP चालू भी रहे वही किया जब वो गोल्ड रिटर्न नहीं दे रहा था, पर आपका बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट चालू था, आपकी यूनिट्स एक्यूमुलेट हो रही थी, और जैसे ही गोल्ड ने इतना जी, अच्छा रिटर्न दिया, उसकी वैल्यू बहुत अच्छी हो गई। और यही तरीका है इन्वेस्टमेंट का। अगर आप ध्यान देंगे, तो आपको जब जब किसी एसेट का बुरे समय होता है ना, तब उसमें जब आप इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे लगातार, तभी आप उसका बेस्ट रिटर्न कमाएंगे। This happens across the asset classes. ये कोई, this is not specific to gold or equity or anything else. It is a principle. It is a universal truth कि जब खराब समय में आप उस एसेट के साथ साथ रहेंगे, तो ही आप अपना बेस्ट रिटर्न कमा पाएंगे। और मैंने कुछ ना करके, एक SIP करके भी 1.5%, अगर एक सवा से 1.5% अगर मैं ऊपर रिटर्न का बना रहा हूँ, आई थिंक दैट इज अ वंडरफुल वे ऑफ इन्वेस्टिंग, नहीं, अमेजिंग। राइट। और आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आपको मिल रहे हैं, जहां आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको इंटरेस्ट भी देती है। देखिए, आपने जैसे ज्वेलरी की बात करी, ज्वेलरी में तो आपको मेकिंग चार्ज देना पड़ता है। यहाँ आप अगर गोल्ड खरीद रहे हैं, तो गवर्नमेंट बोल रही है कि हम आपको ब्याज दे रहे हैं साल का। इजंट इट इंटरेस्टिंग? आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। आपके पास ETF, जैसे मैंने बोला, वेरी लो कॉस्ट मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू गोल्ड, वो अवेलेबल है।
आपके पास जैसे भी गोल्ड फंड है, ये अवेलेबल है। गोल्ड फंड में तो आप छोटे से अमाउंट के एसआईपी भी कर सकते हैं। ईटीएफ में तो आपको एक स्पेसिफिक यूनिट उस वैल्यू पर खरीदना पड़ेगा, मतलब 1 यूनिट से कम तो आप खरीद नहीं सकते। लेकिन एसआईपी तो आप एक छोटे से अमाउंट से, कुछ भी अमाउंट से चालू कर सकते हैं, राइट? और हमें यही समझना होगा, इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज बहुत हैं, पर सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपका रिटर्न होता है ना, वो रिटर्न साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। इट इज़ नॉट अ एसेट का रिटर्न, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल रिटर्न। और आपको तब कोई ऐसा आदमी भी चाहिएगा साथ में जो आपको ये बोल सके कि भाई आप चिंता मत करो, ये बुरा समय चल रहा है, पर बुरा समय क्यों चल रहा है ये एक्सप्लेन कर सके और आपको उस एसेट में टिकाए रख सके। और जब आप उस एसेट में रहेंगे, जैसे आपने मुक्ता जी पिछले वीडियो में एक बड़ी अच्छी बात बोली थी, रिटर्न इज नॉट द रिवॉर्ड ऑफ बाइंग एन एसेट, इट इज द रिवॉर्ड ऑफ कीपिंग एन एसेट। होल्डिंग एन एसेट, सेम राइट। होल्ड्स ट्रू फॉर एनी एसेट, राइट। राइट? आपने आपने पिछली वीडियो में ये बात बोली थी। बिल्कुल, और बिल्कुल। यही चीज यहाँ पर एकदम सेट बैठती है। एंड दिस दिस गोज गोज़ फॉर फॉर एनी एसेट। एवरी और एसेट, राइट। एवरी एवरी एसेट। और आपको एक ऐसा साथी चाहिए जो आपको बोल सके, आपका वित्तीय सलाहकार, फाइनेंशियल एडवाइजर, जो आपको एक गाइड कर सके कि भाई आप इसमें रहिए, इसको समझिए, और आप प्रिडिक्ट करने की कोशिश मत करिए। मैं आपके साथ हूं, मैं समझ रहा हूं इस चीज को, मेरे साथ रहिए और आप रिटर्न कमाएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप रिटर्न ना कमाएं। थैंक यू सो मच विकास, थैंक यू। इतना इलैबोरेटिव सेशन आपने गोल्ड के ऊपर, जो इतनी चीजें चल रही थी, इतने डाउट्स थे, सारे के सारे आज क्लियर करे। सो आई अपने हमारे व्यूअर्स को भी बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो के थ्रू, क्योंकि अभी एक क्या है, गोल्ड की हवा चल रही है, हर जगह गोल्ड की ही बातें हो रही है। जी। तो थ्रू दिस जी। वीडियो दे विल गेट अ क्लैरिटी कि हाँ, कैसे करना है और क्यों करना है और क्यों इसकी प्राइसेस बढ़ रही हैं। दैट एंड इज आवर जॉब, मुक्ता जी। यस